Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है a point object is placed in air at a distance of 40 centimeter from a पीछे से बात नहीं होना चाहिए. A point object is placed in an air at a distance of 40 centimeter from a concave refracting surface. ऑब्जेक्ट जो रखा गया है कितने दूरी पर रखा गया है? 40 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस. सरफेस कैसा है? कॉनकेव. थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा. ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5. जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.5. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज. इमेज कहाँ जाए बनेगा वो आपको बताना है. ठीक है. इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मटेरियल रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस इज 10 सेंटीमीटर. इसका जब अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 10 सेंटीमीटर है. अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं क्या बोल रहा है. अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एन एयर एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर. ही मतलब इस प्रकार से फिगर होगा. एयर में रखा गया है और हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाता है? लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है. तो 40 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा गया है तो u की वैल्यू हो जाएगा -40. क्यों माइनस? क्योंकि लेफ्ट साइड में. ठीक है, शाबाश. इन फ्रॉम अ कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस और एयर में रखा गया है तो एयर का रिफ्लेक्ट ये N2 बोल लेना. N2 का मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड और N1 का मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ पहला वाला मीडियम. ठीक है. एयर में रखा गया तो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है ये N2 बोल लेना. ठीक है. तो हाँ, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों आपके पास 1. ठीक है. कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5. फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज. इमेज कहाँ बनेगा वो बताना. इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस. रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? जल्दी से बोलो बच्चों. इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव. तो ये होगा माइनस का 10 सेंटीमीटर. लिख सकते हैं वीडियो वाले बच्चों. कोई दिक्कत तो बोलो बेटा. तो अब ऑब्जेक्ट रखा गया है रेयरर मीडियम में, है ना, और सरफेस चाहे कैसा भी हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, फॉर्मूला सेम होता था. याद आ रहा है? फॉर्मूला क्या था? मुझे कोई बच्चा बताएगा क्या? व्हाट इज द फॉर्मूला? रेयरर मीडियम का है N2 माइनस N1 बाई R इक्वल टू N2 बाई V माइनस N1 बाई U. सबको पता है? बस रख करके फॉर्मूले पे सॉल्व कर लो. तो क्या मिलेगा? थोड़ा सा ध्यान देते हैं. N2 की वैल्यू देखो 1.5 माइनस N1 की वैल्यू 1 अपॉन में R की वैल्यू कितनी है? -10 इक्वल टू N2 की वैल्यू 1.5 अपॉन में V की वैल्यू बच्चों आपको फाइंड करनी है. माइनस का N1 की वैल्यू 1 अपॉन में U की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास? U की वैल्यू क्या है? -40. ठीक है. बस इसको सॉल्व करना है. तो 1.5 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 0.5 अपॉन में 10 माइनस ऊपर भेज देते हैं. पॉइंट हटा लेंगे, नीचे एक 0 और बढ़ जाएगा. काट लिया, कितना आ गया इधर? जो भी आ जाएगा. ये हो गया 1.5 अपॉन में V प्लस हो जाएगा 1/14. थोड़ा सा सॉल्व करना है. मैं इस साइड सॉल्व, अच्छा नीचे सॉल्व कर लेता हूँ. क्या मिलेगा आपके पास? ये मिलेगा माइनस का 1/20 और इसको भी इधर लेते आते हैं, इधर आते हैं तो आ जाएगा माइनस का 1/40 इक्वल टू 1.5/V. थोड़ा सा इधर सॉल्व कर लेते हैं इस साइड में. कंटिन्यू करते हैं तो क्या मिलेगा? एलसीएम ले लो बच्चों. कितना होगा? 40 और ये हो गया माइनस का 2 और ये हो गया माइनस का 1 इक्वल टू 1.5/V. ये ऊपर हो गया माइनस का 3 अपॉन में 40 इज इक्वल टू बच्चों ये हो जाएगा 1.5/V. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. V इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.5/3 इंटू 40 और आगे आ जाएगा माइनस. पॉइंट हटा लोगे तो एक 0 बढ़ जाएगा तो 0 से 0 कैंसिल. 3 5 जा 15. V इज इक्वल टू कितना हो गया? V इज इक्वल टू हो गया आपके पास माइनस का 20 सेंटीमीटर. कोई दिक्कत?
आप क्वेश्चन सहित पूरा लिखेंगे, ये नहीं कि सिर्फ आंसर नहीं छापेंगे, क्वेश्चन सहित पूरा नोट करेंगे। क्वेश्चन 2 बोल रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स सरफेस। पहले तो u है तो हमेशा दिमाग में बैठा लो कि निगेटिव लिखना ही लिखना है कि नहीं, u हमेशा निगेटिव होगा, ठीक, ये बात दिमाग में बैठा लो। अब कैसा सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस है, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट, जो चीज़ आपको ना समझ में आए उसके नीचे बस अंडरलाइन करते चलना, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। तो इफ एन ऑब्जेक्ट लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, माइनस प्लस बाद में हम लोग लिखेंगे, ठीक है, पहले जो वैल्यू लिखा वो लिख लेते हैं, फिर माइनस प्लस दिखाते हैं कैसे होगा। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 10 सेंटीमीटर इन रेयरर मीडियम, बहुत अच्छा। तो ये कॉन्वेक्स सरफेस पहले बना लो ऐसे, और ऑब्जेक्ट रखा गया है रेयरर मीडियम में, मतलब लाइक दिस, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 हो जाएगा और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 हो जाएगा। अब बताओ रेयरर मीडियम में रखा गया है तो r जो आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, पॉजिटिव, वेरी गुड। तो चलो ये पॉजिटिव हो गया। अब आगे देखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर इन रेयरर मीडियम, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड, वही v निकालना है आपको फिर से। एज्यूम दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, मतलब n2 की वैल्यू, डेंसर मीडियम का मतलब क्या है, n2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है, 2.0, एंड रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 की वैल्यू कितना गिवन है, 1.0, ठीक है। अब फिर से देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, दिमाग में बैठाओ, किस मीडियम में, रेयरर मीडियम में। तो रेयरर वाला फॉर्मूला क्या था, वही सेम आपके पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या था बच्चों, याद है, वेरी गुड, n2 माइनस n1 अपॉन में r इंटू, हाँ, इक्वल टू n1 बाई, सॉरी n2 बाई v, n2 बाई v माइनस n1 बाई u। बस फॉर्मूले पे अप्लाई करो, सारी वैल्यू आपको दिख रही है। तो चलो n2 की वैल्यू हो गई 2 माइनस n1 की वैल्यू 1 अपॉन में r हो गया 10 इक्वल टू, बचा बात नहीं, पॉन नीचे, n2 की वैल्यू हो गई 2, v आपको पता लगाना है, n1 की वैल्यू हो गई 1 अपॉन में u की वैल्यू है माइनस का 20। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये मिलेगा आपके पास क्या, 1/10 इक्वल टू 2/v प्लस 1/20। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1/20 इक्वल टू 2/v। भेज देते हैं इधर, एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा 20, 2 माइनस 1 इक्वल टू 2/v। एलसीएम लेने सबको आता होगा, ऐसा तो कोई बच्चा है नहीं आता होगा, नहीं आता तो पूछ लेना, बता देंगे, ऐसा नहीं कि भाग जाएंगे। वेरी गुड। तो 1/20 इक्वल टू 2/v, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, v की वैल्यू कितनी होगी बच्चों आपके पास, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अच्छा, इसी में मैं एक क्वेश्चन पूछ दूं, v की वैल्यू देखो यहाँ +40 आई है और इससे पहले v की वैल्यू -20 आई है, तो -20 क्या बताएगा, बताओ, माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा, इमेज किधर बनेगा, इसी साइड का ही बनेगा, है ना, इमेज यहीं का ही ऐसे मिलेगा। और प्लस आने का मतलब ये इमेज किधर हो जाएगा, जल्दी से बताओ, ये v की वैल्यू प्लस आने का मतलब क्या होगा, राइट साइड बनेगा, रियल। हाँ, इसका नेचर अगर कोई पूछ दे तो आप बताओगे क्या, रियल बनेगा, और इसका नेचर अगर कोई पूछ देता तो क्या होता, वर्चुअल बनता है। बात समझ में आ गई। चलो फटाफट क्वेश्चन नोट करो और सॉल्यूशन में नोट करो। क्वेश्चन लिखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, द रेडियस of curvature of each face of a biconcave lens made of glass of refractive index 1.55 is same calculate
द रेडियस ऑफ कर्वेचर if focal length of the lens in air is 20 centimeter, ठीक है। चलो क्वेश्चन भी हो गया और इसका हम लोग अब देखते हैं सॉल्यूशन। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, नन्ना मुन्ना प्यारा सा क्वेश्चन है। कोशिश करिएगा समझने के लिए, जिसको समझ में आ गया मजा आएगा, जिसको नहीं आया उसके लिए बहुत बढ़िया सजा रहेगा। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस ऑफ बाइकॉनकेव लेंस। बाइकॉनकेव का मतलब होता है कॉनकेव लेंस, सिंपली आप बोलिए दोनों फेस बराबर होता है, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल होता है, ऐसा कुछ लाइक दिस समझने का प्रयास करिएगा। तो मैं पहले इसका रे डायग्राम आपको ट्रेस करके दिखाता हूं, कॉनकेव लेंस से लेंस मेकर फॉर्मूला का रे डायग्राम, ठीक है। कॉनकेव लेंस से लेंस मेकर का फॉर्मूले का रे डायग्राम क्या है, थोड़ा ध्यान देना। कॉनकेव लेंस का पहला सरफेस ये था, याद आ रहा है कुछ, ये हो गई आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये हो गई आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस। कोशिश करिएगा समझने के लिए। ये हो गया आपके पास पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक रे गया प्रिंसिपल एक्सिस से इस प्रकार। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, जल्दी बताओ बच्चों, पहला काम आप क्या करोगे, यू हैव टू ड्रॉ नॉर्मल। और नॉर्मल कहाँ मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो मान लिया कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे पहला पार्ट का C1, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ हो गया डॉटेड लाइन से, लाइक दिस। मान लो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है, ऐसे, ठीक। पहले फेस का इमेज कैसा बनेगा जल्दी से बताओ। अगर लाइट रेयर, ये हो गया रेयरर और अंदर होगा ये शीशे का बना हुआ, ठीक है, अंदर शीशा है डेंसर, तो नॉर्मल की तरफ जाएगा, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, क्योंकि लाइट किधर से किधर जा रहा है, रेयरर से डेंसर की तरफ। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा भाई साहब, इनको एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पास बुला लेता हूँ, तब ये परेशान मुझे नहीं करेंगे, लाइक दिस। ऐसे मैं बुला लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 पहले सरफेस का, और लाइट अब जा रहा है रेयरर से डेंसर की तरफ, तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा ऐसे, लाइक दिस। लाइट ऐसे बेंड होगा नॉर्मल की तरफ, ठीक। तो आप क्या करो, सबसे पहले एरो बनाते हुए आगे बढ़िएगा। अब इसी को वापस डायरेक्शन में आप लेकर के आते हो, तो यहाँ पर आपके पास पहले सरफेस का क्या मिलता है, इमेज। ये मिल गया आपके पास I1, पहले सरफेस का इमेज I1, ठीक है। क्लियर हो गया सबको। तो ये हो गया पहले सरफेस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, पहले सरफेस का इमेज डिस्टेंस V1। फिर आपने क्या किया, अगेन दूसरा सरफेस ड्रॉ किया, लाइक दिस, ऐसे दूसरा सरफेस ड्रॉ किया। जैसे ही ये दूसरे सरफेस से ये रे टकराई, अगेन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉ नॉर्मल। और नॉर्मल इसका कहाँ मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। इसका सेंटर कहाँ मिलेगा, दूसरे सरफेस का सेंटर, ऐसे गोल गोल करोगे तो कहीं इस साइड मिलेगा ना। तो मान लिया कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है C मान लो, और ये ऐसे मिल गया रे, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे हो गया दूसरे सरफेस का। तो दूसरे सरफेस का ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 इसको बोल लेते हैं, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, R2 हो जाएगा, ठीक है। और हमको पता है कॉनकेव है, तो जाहिर सी बात है इमेज कैसा बनेगा, फाइनल इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा गया उसी साइड आपके पास कहीं ना कहीं इमेज बनेगा। तो ये लाइट, अब देखो ये जो रे है किधर से किधर जा रही है, डेंसर से रेयरर की तरफ जाए, तो क्या होगा, नॉर्मल से अवे जाएगी, तो ये रे थोड़ा सा और ऐसे चला जाएगा सीधे। देखो मैं भेज देता हूँ इनको, कोई लाइट कलर ले लेता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये इस तरीके से नॉर्मल से अवे चला जाएगा, इस तरीके से, ठीक है, लाइक दिस। इसको आप उल्टे डायरेक्शन में बढ़ाओगे ऐसे डॉटेड लाइन से, तो यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगा, फाइनल इमेज मिलेगा, जो कि कहलाएगा
आई फाइनल इमेज क्या कहलाएगा, दूसरे सरफेस का आई। इतना बड़ा फिगर बनाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, इसका उद्देश्य ये था कि आपको आराम से ये डेरिवेशन समझ में आ जाएगा, मतलब ये जो क्वेश्चंस है आराम से समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेसेस ऑफ बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5। इसका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, 1.55 है। इससे मतलब R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू क्या है, R, दोनों सेम है, ठीक है। लेकिन बहुत से बच्चों इसको यही लिखते हैं, ये नहीं लिखना है। बोला ना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, लेकिन उसने क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं कि साइन कन्वेंशन भी यूज करेंगे। तो मैं दिखाता हूं, तो आप इसको ऐसे लिखोगे बच्चों, थोड़ा ध्यान दो, मैं आपको बता रहा हूं। रेडियस R1 की वैल्यू भी R एंड R2 की वैल्यू भी R। कहोगे सर बात तो वही हुई, बात तो वही हुई, लेकिन बात अलग हुई। R1 की वैल्यू होगी निगेटिव, क्योंकि R1 इधर पड़ रहा है, और R2 की वैल्यू होगी पॉजिटिव, क्योंकि उधर पड़ रहा है। बात समझ में आई। नेगेटिव पॉजिटिव ये बताएगा कि वो किस साइड था रेडियस ऑफ कर्वेचर, बाकी वैल्यू तो सेम है, कोई टेंशन नहीं। समझ में आया वीडियो वालों, यस नो? यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाली कहानी थी, वेरी गुड। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यही R की वैल्यू आपको पता लगाना है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर इज, अगर इसका जो फोकल लेंथ है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। अब जल्दी से मुझे कोई बच्चा बता दे, कॉनकेव है तो याद दिला दूं आप लोग को एक कहानी, ये था कॉन्वेक्स, ये था कॉनकेव। कॉनकेव का प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, कॉनकेव का प्रिंसिपल फोकस किधर होता है बच्चों, इधर होता है, और कॉन्वेक्स का किधर होता है, इधर होता है। तो इसका फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का कैसा होगा, पॉजिटिव साइन कन्वेंशन से, और कॉनकेव का नेगेटिव। समझ में आ गया? तो ये जो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, नेगेटिव। बात समझ में आ गई वीडियो वालों, यस नो बोलो बच्चों, शाबाश। तो हम लोगों ने यही चीज सीखना था कि कौन नेगेटिव होगा और कौन पॉजिटिव होगा। बाकी सॉल्व करने में कोई टेंशन नहीं, बहुत सिंपल है। आप लोग जानते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करना है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला आप कैसे यूज करोगे थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला हम सबको यूज करने आता है, वो होता है 1/f इज इक्वल टू n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। बस लगा लेते हैं फॉर्मूले पर। तो f की वैल्यू है 1/-20, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन था, 1.55 माइनस 1 ब्रैकेट में 1/, में r1 की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बोलो बच्चों, -r। r2 की वैल्यू क्या होगी, +r। ठीक है, और ये बीच वाला माइनस मत करना कि सर इसको प्लस कर दें, वो तो हम बस r की वैल्यू चेंज करें। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्या मिलेगा, माइनस का 1/20 इक्वल टू हो जाएगा 0.55, क्योंकि 1.55 में से 1 हट गया तो क्या बचेगा 0.55, और ये हो जाएगा माइनस का 1/r और माइनस का 1/r, तो उसको क्या लिख सकते हो, माइनस का 2/r। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, नो तकलीफ नो दिक्कत। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये माइनस से चाहो तो ये माइनस पहले कैंसिल करके हटा लो, काम बन जाएगा। ये r को ऊपर भेजा तो इधर बचा 0.55 इंटू 2, और ये भी क्या हो जाएगा इंटू 20 आ जाएगा। बात समझ में आई क्या किया मैंने, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करो, 1.55 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1.10 इंटू 20। सही है, नहीं गलत है, वेरी गुड। तो r इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, जल्दी बोलो, 22 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका कितना होगा, 22 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई वीडियो वालों, यस नो? अब बाई कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ, एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है जिसका जो फोकल लेंथ है, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, जिसका जो फोकल लेंथ है वो 2/3 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आइदर ऑफ द सरफेस। मतलब दोनों सरफेस का, किसी भी सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लीजिए, उसका कितना है 2/3 टाइम्स उसका फोकल लेंथ है। अच्छा भाई, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा उसको पता लगाइए। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, बाकी सब कुछ भी दे दिया। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलने का उम्मीद है बोर्ड एग्जाम में। थोड़ा सा कैलकुलेट का स्पेलिंग कहीं मिस्टेक दिख रहा है मुझे, तो मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ।
CAL कुलेट, ठीक है, ओके। तो अब देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, कैसे निकालेंगे। तो पहले तो ये किस टाइप का लेंस है दिमाग में बैठाओ, किस टाइप का है, बाई कॉन्वेक्स लेंस। रे डायग्राम ट्रेस कर लो, सारा का सारा खेल हो जाएगा। सबसे पहले ये पहला फेस हुआ, पहला फेस हुआ, और ये आपके पास क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये एक रे गया, रे डायग्राम शायद मैं आपको बार बार बताया हुआ हूँ, याद होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, रे डायग्राम गया। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये टकराएगा तो कहाँ पे आपको क्या ड्रॉ करना है, नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बताओ लेफ्ट साइड मिलेगा कि राइट साइड मिलेगा, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट साइड मिलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेफ्ट साइड मिलेगा। अरे इसको गोल गोल करोगे तो सेंटर कहाँ दिखाई देगा, इस पोल के लेफ्ट या राइट, राइट, ठीक है। तो मेन यही है, यही खेल है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर का ही खेल है। तो आपने ड्रॉ कर लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पहले फेज का हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसकी वैल्यू हो गई C1, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा फेज याद करो, ये ऐसे गया, ये रे जैसे, अब देखो ये लाइट किधर से किधर जा रही थी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, ऐसे है कि नहीं, लाइट डेंसर से रेयर से डेंसर की तरफ जा रही थी, नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ, लाइक दिस, कंट्रोल Z स्टेप्स, ऐसे बेंड हुआ था। याद है ना सबको, क्या बन रहा है आज रे डायग्राम, ठीक है। ये आपके पास ऐसे गई थी। अब क्या हुआ, ये सरफेस, ये जो रे आते ही यहाँ टकराई, टकराते ही इस सरफेस को टकराई। अगेन यू हैव टू ड्रॉ व्हाट, नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ मिलेगा इसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट या लेफ्ट, लेफ्ट साइड में। तो बना लेते हैं लेफ्ट साइड में। चलो भाई, ये हो गई डॉटेड लाइन से इसका ये हो गई। अब ये हो गई आपके पास क्या, इसका नाम हो गया C2। तो ये C1 से जो दूरी है कहलाएगा वो R1 कहलाएगा, C2 से जो दूरी कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, R2 कहलाएगा। बाकी सारा का सारा खेल आपको पता ही है। अब बताओ बच्चों, R1 की वैल्यू बताओ। बाई कॉन्वेक्स लेंस का मतलब होता है दोनों का रेडियस बराबर होगा। बाई कॉन्वेक्स लिख दिया, इसका मतलब R1 R2 हमेशा आपस में क्या होंगे, बराबर। लेकिन इनका साइन कन्वेंशन आपको फिगर के आधार पे चलना है। तो जैसे R1 भी R के बराबर होगा और R2 भी R के बराबर होगा, कोई टेंशन नहीं, लेकिन इनका साइन कन्वेंशन लेना होगा। जल्दी से बताओ, R1 राइट साइड में पड़ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, और R2 जो है वो किधर पड़ रहा है, लेफ्ट साइड में पड़ रहा है, ये क्या होगा, नेगेटिव। ये यूज करना था, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया। तो बस सब कुछ दिख रहा है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये था n-1 ब्रैकेट में 1/R1 - 1/R2 था क्या। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। f की जगह मैं क्या रख लेता हूँ, 2r/3, 2r/3, यही तो दिया है आपके पास, इक्वल टू n पता लगाना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में बोल रहा है पता लगाना है। और R1 की वैल्यू बताओ बच्चों क्या है, +r, माइनस R2 की वैल्यू क्या है, -r। किसी बच्चे को तकलीफ दिक्कत होगा तो बोल देगा, इसको ऊपर भेज दो। 3/2r इक्वल टू हो जाएगा n-1, और ये हो जाएगा 1/r + 1/r, डायरेक्ट लिख लें 2/r। r से नीचे r क्या हो गया, कैंसिल हो गया। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, कितना मिलेगा, 3 और नीचे ये 2 आ जाएगा तो कितना हो गया, 4 इक्वल टू n-1। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इधर लेते आते हैं भाई, जगह मेरे पास है तो सॉल्व कर लेते हैं। इधर आ जाएगा तो आपके पास क्या होगा, जल्दी बोलो, 3/4 इधर आ जाएगा, +1 इक्वल टू n इक्वल टू हो गया कितना, 7/4 काट लो, n की वैल्यू कितनी आ गई, डिवाइड करो जल्दी, कितना हो गया, 4 1 जा 4, बचा कितना 3 0, 7 टाइम्स 7 2 5, हाँ 1.725। इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, तो हम लोग इसकी कोई यूनिट नहीं लिखेंगे। बात समझ में आ गई। चलो फटाफट क्वेश्चन में नोट, इसका आंसर होगा बच्चों 1.75, डिवाइड करने पे 7/4 को डिवाइड करेंगे तो 1.75। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इस पर कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बना के बता दूंगा कि कॉन्सेप्ट क्या बनता है। 1 नंबर पे भी ये क्वेश्चन मिलता है आपको, 3 नंबर में भी ये क्वेश्चन मिलता है, सेम क्वेश्चन, 1 मार्क्स में भी सेम क्वेश्चन, 3 मार्क्स में भी। ठीक है, क्या है देखते हैं। A glass convex lens has a focal length of 20 सेंटीमीटर in air। ठीक है, एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कि किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है। देखो बोला ना ग्लास,
ग्लास का बना हुआ। तो एयर में उसका जो फोकल लेंथ गिवन है वो कितना है 20 सेंटीमीटर। किसी बच्चे को दिक्कत होगा तो बोल देगा। व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ, अब उसका फोकल लेंथ क्या होगा व्हेन इट इज कंप्लीटली इमर्ज इन अ लिक्विड। एक लिक्विड पकड़ा गया ऐसे, ये एक लिक्विड है आपके पास, सपोज करो ऐसे, इस लिक्विड के अंदर क्या किया गया, इस कॉन्वेक्स लेंस को कंप्लीटली इमर्ज किया गया, ऐसे डाल दिया गया। तो पूछ रहा है व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ, इसका नया फोकल लेंथ क्या होगा, लिक्विड के अंदर उसका नया फोकल लेंथ क्या होगा अगर इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 1.63। ठीक है, और हमको शायद पता है और आपको भी पता है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है। जल्दी से कोई बच्चा बता दे तो हम जान जाए, जल्दी से बता दो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.5। वेरी गुड, 1.5। ठीक है, अब ध्यान से सुनना कैसे बनेगा कहानी। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कैसे निकालना है। सबसे पहले एक चीज दिमाग में बैठा लेना है कि फोकल लेंथ तो चेंज हो रहा है लेकिन एक चीज चेंज नहीं होगा, चाहे आप एयर में हो या किसी लिक्विड के अंदर डाल दें, वो है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। एयर में भी उतना ही रहेगा और लिक्विड में डाल देंगे तो भी उतना ही रहेगा। तो देखो बच्चों थोड़ा ध्यान से सोचिए ना, पहले फॉर्मूला हम बात कर रहे हैं। व्हेन दिस लेंस, चलिए, सो व्हेन दिस लेंस इज प्लेस्ड इन एयर, जब इसको एयर में रखा गया तब उसकी हम बात करते हैं। फॉर्मूला यूज करेंगे 1 में फोकल लेंथ इन एयर इक्वल टू n-1 होता था ना, आपके पास फॉर्मूला होता था ना n-1। तो इसको ऐसे लिखेंगे ANG-1 1 में R1 -1 में R2। ANG का मतलब ये भी ग्लास और एयर में सिर्फ कांटेक्ट है ना, मतलब एयर से ग्लास के अंदर आपके पास लाइट जा रही होगी। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा कहानी। एयर में इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया 1/20 इज इक्वल टू, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5 -1 इक्वल टू 1 में R1 -1 R2 लिख सकते हैं। तो थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/20 और इधर कितना आ जाएगा बच्चों 0.5 आ जाएगा 1 में R1 -1 में R2 आ जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, 0.5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यह जाएगा 20 × 0.5 इज इक्वल टू 1 में R1 -1 में R2 देख सकते हैं। चलिए, तो अब ये 0.5 नीचे आ गया, तो नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बच्चों जल्दी बताओ 1/10 इक्वल टू आ गया 1 में R1 -1 में R2। मैंने पहले ही बताया रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं होगा। इसको क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, यस नो, नो दिक्कत नो तकलीफ। ठीक है, अब क्या किया गया अगला स्टेप में, when this lens is completely immersed in a liquid जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.63। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, जैसे ही पानी में गया इसका फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, फोकल लेंथ इन लिक्विड FL लिख लेता हूं इक्वल टू, कौन किस में गया ये बताओ, कौन किस में गया, लेंस पानी में गया, मतलब ग्लास पानी में गया। तो ऐसे लिखेंगे ऊपर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस में गया, पानी में गया, लिक्विड में गया -1, और हो जाएगा 1 में R1 -1 में R2, क्योंकि यहाँ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, बस काम बन गया। अब जल्दी से 1 में FL की बात करें, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे दिया है कितना 1.5 अपॉन में लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है 1.63 -1, और 1 में R1 इंटू 1 में R2 की वैल्यू, -1 में R2 की वैल्यू कितनी है 1/10 है कि नहीं है।
थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन में एफ एल इक्वल टू कितना मिलेगा, 1.5 माइनस का 1.63 अपॉन में 1.63 इंटू 1/10। किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी तो बोल देगा। तो थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1 अपॉन में एफ एल इज इक्वल टू, बच्चों देखो ये माइनस में आ जाएगा, आएगा ना, -0.1। इसकी वैल्यू आ रही है, हम बता दे रहे हैं लगभग। सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है, मैं ऐसा डायरेक्ट लिख लेता हूँ। यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो यहीं पर डायरेक्ट लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ मुझे आंसर की जगह चाहिए। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का कितना आ जाएगा 0.63, सॉरी 0.13 है ना, 0. कितना आ जाएगा, ऊपर का आएगा 0.13। हाँ 13 अपॉन में 1.63 इंटू 1/10 हो जाएगा ना। अब इस एफ एल इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, पलट लोगे तो मिलेगा 16.3 अपॉन में 0.13। अब इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो इस एफ एल की वैल्यू आपके पास आ जा रहा है, ये आ रहा है माइनस का 125 पॉइंट समथिंग 125.4 सेंटीमीटर। अब इसी में क्वेश्चन 1 नंबर का और हम जोड़ दें, 1 नंबर का क्वेश्चन में मैं जोड़ दूं कि बताओ बच्चों, ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन जोड़ रहा हूं यहाँ, क्या होगा अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस को पानी के अंदर, किसी लिक्विड के अंदर डाल दिया गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 था, तो वो लेंस किस तरह से बिहेव करेगा लिक्विड के अंदर जाते ही। तो मैं आपको एक कहानी बताऊं, पुराने जमाने में, याद करो, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता था, पॉजिटिव या नेगेटिव? अरे कॉन्वेक्स का इधर प्रिंसिपल फोकस आता है, कैसा होता है, पॉजिटिव। कॉनकेव का किधर आता है, याद करो, कॉनकेव का इधर आता है, तो कॉनकेव का फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव। अब फोकल लेंथ से आप पहचानना होता है कि ये किस टाइप का लेंस है। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव तो किस टाइप का लेंस, कॉन्वेक्स। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव तो किस टाइप का लेंस, किस टाइप का लेंस, कॉनकेव। अब जल्दी से देख के बताओ, एयर में इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव था मतलब कॉन्वेक्स था, पानी के अंदर जाते ही इसका फोकल लेंथ कैसा हो गया, थोड़ा सा नीचे देख के बताओ, कैसा आया, नेगेटिव। इसका मतलब पानी में जाते ही वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, एज अ कॉनकेव लेंस। तुरंत उसका नेचर क्या हो गया, चेंज हो गया। चाहो तो आप लिख लोगे, इट बिहेव एज अ कॉनकेव लेंस। मैं इसमें 1 नंबर का कॉन्सेप्ट बनाना चाहता हूं, मैं कॉन्सेप्ट बनाना चाहता हूं यहीं पर, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले मैं इसी में एक कॉन्सेप्ट बनाना चाहता हूं और मैं आपको बताना भी चाहता हूं, आप समझ भी जाएंगे मेरी बात को तुरंत, फटाफट मेरी बात समझिएगा। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट लिखे कहाँ पर, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं भाई साहब को, यहाँ मैं एक लिख देता हूँ कॉन्सेप्ट। आ जाओ भाई, कलर चेंज, कॉन्सेप्ट। ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट नंबर 1, अगर ध्यान सुनना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड बड़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास से, तो नेचर चेंज हो जाएगा। नेचर चेंज का मतलब समझ रहे हो, कॉन्वेक्स है तो कॉनकेव हो जाएगा और कॉनकेव है तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर, यहाँ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 था और यहाँ लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे ज़्यादा हो गया। अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया ग्लास से तो तुरंत नेचर चेंज हो जाएगा। ये कॉन्वेक्स किस तरह से बिहेव करने लगा है सर, कॉनकेव की तरह से बिहेव करने लगा। बात समझ में आ गई। सेकंड केस थियोरी में कहीं जिक्र नहीं था, मैंने पहले बताया, ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो न्यूमेरिकल में ही आपको मिलेगी। अगर मैं बोलूँ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, जल्दी बताओ। नो चेंज, जैसा का तैसा। अगर ये यहाँ पर 1.5 है और यहाँ पे 1.2 हो जाता तो ये आंसर आपके पास पॉजिटिव आता। पॉजिटिव का मतलब ये कॉन्वेक्स किस तरह से बिहेव करता, कॉन्वेक्स की तरह से ही बिहेव करता, कोई चेंज नहीं होता। तीसरा कॉन्सेप्ट, इसको तो शायद आप क्लास 10th में पढ़े थे, अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो जाए तो क्या होगा, वो ग्लास, वो जो लेंस है ना, इस पानी में जाते ही क्या होगा, डिसअपीयर हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। जैसा कि आप लोग देखे हो, एक मैजिक बॉल आता है 5 रुपए के पैकेट में, देखा है कभी, छोटा सा होता है, पानी में डाल दो फूल के बड़ा बड़ा हो जाता है, कभी देखा है मैजिक बॉल,
अरे मार्केट में मिलता है, खिलौने वाले दुकान पे जाओगे ना तो छोटा छोटा एकदम बॉल रहता है, पानी में डाल दोगे रात भर फूल करके बड़ा हो जाता है। वाइट कलर का ले लो, हाँ वो वाइट कलर का ले लो, दिखाई नहीं देगा पानी के अंदर कि वो मैजिक बॉल भी है, वो तो लगेगा वाटर ऐसे। इट मीन्स दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, बराबर। अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो जाता है तो लेंस डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या चेंज होगा, नेचर चेंज होगा। अब सिर्फ चेंज लिख दिया तो तुम लोग पता नहीं क्या चेंज समझ लोगे। नेचर चेंज हो जाएगा। नेचर मतलब समझ रहे हो, नेचर मतलब कॉन्वेक्स है तो कॉनकेव की तरह से बिहेव करेगा, और कॉनकेव है तो कॉन्वेक्स की तरह से बिहेव करेगा। नो नेचर चेंज। ये मैं एक कॉन्सेप्ट बना लिया जो कि आपको वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ये देख लेते हैं इसको भी, उसके बाद फिनिश करते हैं ना। इसमें भी 2 लाइन खींच लेते हैं बीच में कि सॉल्व करते समय हमें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो मैं क्या करता हूँ, बीच में एक डिवाइड कर लेता हूँ लाइन से आराम से, कोई टेंशन नहीं। ये भी सेम टाइप का है, एयर और कॉन्सेप्ट वही है। इसको पिछला समझ में आएगा, उसको ये आराम से समझ में आएगा, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। चलो देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, समझा जाए। सॉल्यूशन, अ ग्लास कॉन्वेक्स लेंस हैज अ पावर, एक ग्लास कॉन्वेक्स लेंस का बना हुआ है, थोड़ा ध्यान देना, जिसका पावर कितना बच्चों है 10 डॉप्टर। तो फोकल लेंथ कितना होगा जल्दी से बताओ, पावर इक्वल टू क्या होता है जल्दी बोलो। अरे हो तुम लोग यही गड़बड़ करते हो। पावर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर अपॉन में, ठीक है, हमेशा सेंटीमीटर में लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 100 अपॉन में, अच्छा फोकल लेंथ निकालना होगा तो आप ऐसे निकाल लो, F इज इक्वल टू, जल्दी से बताओ बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू होगा 100/P। तो ये हो गया 100/P का मतलब 10। तो एयर में जो फोकल लेंथ हो गया वो कितना हो गया आपके पास 10 सेंटीमीटर एयर में, ठीक है। अ ग्लास कॉन्वेक्स लेंस हैज अ पावर ऑफ 10 डॉप्टर व्हेन दिस लेंस इज टोटली इमर्ज्ड इन अ लिक्विड। अच्छा भाई, अब इनको भी फिर से क्या किया गया, एक लिक्विड के अंदर इमर्ज कर दिया गया, लाइक दिस। ये लिक्विड था, अब देखना इसमें क्या बोलेगा, आप लोग बताना, तुरंत समझोगे तुम। कॉन्सेप्ट समझ चुके हो तो बहुत आराम से समझ जाओगे। इस लेंस को उठा करके पानी के लिक्विड के अंदर डाल दिया गया ऐसे पूरे तरीके से, एंड इट एक्ट एज अ, देखो बता दिया कि अंदर जाते ही वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब उसका फोकल लेंथ कैसा हो चुका होगा, माइनस, मतलब लिक्विड के अंदर जाते ही उसका फोकल लेंथ हो चुका होगा माइनस का 50 सेंटीमीटर, दे भी दिया है माइनस का 50 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। अब बताओ ये लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है पता लगाने के लिए। अब मुझे आप मोटी मोटा बताओ, ये ग्लास का बना हुआ है लेंस, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है जल्दी बोलो बच्चों, 1.5। और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, तो बताओ लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा आएगा या छोटा आएगा, बड़ा आएगा। क्यों, क्योंकि कॉनकेव की तरह से बिहेव कर रहा है ना। चेक कर लेते हैं आंसर में, मोटी मोटा में पता चल गया कि बड़ा आना ही आना है, क्योंकि कॉनकेव की तरह से बिहेव कर रहा है। और कॉनकेव की तरह से तब बिहेव करेगा, देखो जब लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा तब कॉनकेव की तरह से बिहेव करेगा। चेक कर लिया जाए, वैसे ही लगाना आपके पास है। तो एयर इज इक्वल टू होगा ANG माइनस 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। एयर में था 1/10 और ग्लास का हो गया 1.5 माइनस 1 और 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1/10, यहाँ बचेगा 0.5, सॉरी 1 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 0.5। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ बचेगा 0.5, इधर भेज दिया डायरेक्ट। नहीं समझ रहे हैं सब, देखो कुछ नहीं समझे तुम लोग ना, बोलते नहीं हो तो हमको लगता नहीं समझे। ये हो गया 0.5, 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। आपको आप समझ गए या अभी भी नहीं समझे, जल्दी बोलो बच्चों। 0.5 यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 1 अपॉन में 10 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ। 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2 कितना हो जाएगा 1/5। 1/5 इक्वल टू हो गया 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल लेते हैं 1। कोई दिक्कत। फिर क्या हम यहाँ क्या करते हैं, ये ऐसे लिख लेते हैं, लिक्विड 1 अपॉन में FL, किसको किस में डाला गया, ये ANG ग्लास को उठाया गया और किसके अंदर डाल दिया गया, लिक्विड -1, और ये हो जाएगा 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2 लिख सकते हैं। और इसका कितना फोकल लेंथ है -50, तो हो जाएगा 1/-50
और इक्वल टू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है 1.5 माइनस 1 अपॉन में लिक्विड का मुझे नहीं पता है ANL रख लेते हैं और इसकी वैल्यू कितना आएगा 1/5 क्योंकि 1/R1 माइनस 1/R2 की वैल्यू देखो नीचे कितना आया था 1/5 यहाँ रख दिया गया। ठीक है, काट लो फटाफट, काटने पिटने में एक्सपर्ट हो तो क्या मिलेगा माइनस का 1/10 इक्वल टू 1.5 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड -1 लिख सकते हैं। इस माइनस को उठा करके इधर भेज दो तो क्या मिलेगा 1 +1 हो जाएगा, इधर जाएगा तो +1 -1/10 इक्वल टू 1.5 अपॉन में लिक्विड लिख सकते हैं। ये कितना हो गया 10 - 1 9/10 इक्वल टू 1.5 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड लिख सकते हैं। बोलो बच्चों, वीडियो वालों क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इक्वल टू हो जाएगा 1.5 इंटू 10 अपॉन में 9 लिख सकते हैं। सॉल्व कर लिया गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड कितना आएगा, ये लगभग आ रहा है 1.67। देखो ग्लास से ज़्यादा हो गया, ग्लास का कितना होता है 1.5। अब बताओ 1.67 आया, नेचर चेंज होता कि नहीं होता? वैसे ही हमको पता चल चुका था कि नेचर चेंज होगा। चलो नोट कर लो फटाफट इसको भी, ये भी एकदम उसी का भाई है क्वेश्चन, पहले यहाँ नोट कर लो आराम से।